नमस्कार। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का समापन हो गया है। केदारनाथ धाम, गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के बाद आज बद्रीनाथ धाम के कपाट भी बंद हो रहे हैं। आज दोपहर 3:33 पर पूरे विधि विधान के साथ बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकालीन तक के लिए बंद कर दिए गए। इसके लिए पूरे बद्रीनाथ धाम को फूलों से सजाया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, जिन्होंने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए हैं। तो ये तस्वीरें केदारनाथ धाम की, बद्री विशाल की, जहां पर देखिए आज कपाट बंद हुए, लेकिन पूरे विधि विधान फूलों से किस तरह से मंदिरों को सजाया गया। भारी संख्या में श्रद्धालुगण वहां पर पहुंचे और आज अंतिम दर्शन कर वहां से उन्होंने विदाई ली। तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर उत्तराखंड की, जहां पर आज केदारनाथ के कपाट बंद हुए और कल के दिन अब वहां पर सूना माहौल आपको दिखाई देगा, क्योंकि लगातार श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे थे काफी तादाद में दर्शन पूजन के लिए। वहीं उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग के अंदर फंसे 40 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन फिर से शुरू किया गया। घटना को 7 दिन हो चुके हैं और अब तक सिर्फ 24 मीटर पाइप ही मलबे की भीड़ पाई गई है। हाँ, मतलब 2 ओपनिंग एक एक शायद इसमें मैं एकदम कंफर्म नहीं कह सकता, बट ये शायद एक सिलक्यारा की तरफ से हो रही है, एक बड़कोट की तरफ से होगी। देखिए वहाँ तक जहाँ पे है तो जाने के लिए तो इजी है, ये कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जो मशीन, जो बोरिंग मशीन को वहाँ तक ले जाने के लिए तो चाहिए, तो उसके लिए रास्ता चाहिए, तभी हम बोरिंग मशीन को वहाँ तक पहुँचा पाएंगे। देखिए वो इशू नहीं है, इशू ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जगह से उस स्पेस को कवर करना चाह रहे हैं कि वहाँ पहुँच सकें। तो उसमें एक वर्टिकल ओपनिंग सिलक्यारा से देने का निर्णय लिया गया और एक वर्टिकल ओपनिंग जो है बड़कोट साइड से देने का निर्णय लिया गया। तो अब वो ईजी हो कैसा हो, लेकिन जब करना है तो करना है। देखिए इसमें कुछ नहीं कह सकता, ये तो जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो उनसे आप पूछेंगे तो बेहतर बता पाएंगे। हमसे तो चूंकि फॉरेस्ट रिलेटेड इशू था कि भाई ये ऐसी स्थिति आ रही है, फॉरेस्ट का मसला आ रहा है, तो उस पर हम लोग आए, हमने कहा इसको जैसे भी सॉर्ट आउट किया जाएगा। उत्तराखंड सरकार रेस्क्यू अभियान से जुड़ी हर पल की जानकारी पीएम कार्यालय को साझा कर रही है। टनल के अंदर की सुरक्षा का जिम्मा आईटीबीपी और एनडीआरएफ को सौंपा गया। उत्तराखंड पुलिस, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें टनल के बाहर मॉक ड्रिल कर रही हैं और एक विशेष टीम सुरंग के ऊपरी हिस्से का मुआयना कर रही है, ताकि वर्टिकल ड्रिलिंग की संभावनाओं को भी देखा जाए। अगर सुरंग के सामने की जा रही हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग से मजदूरों को बाहर निकालने में कामयाबी नहीं मिलती है, तो पहाड़ के ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग करके सुरंग के अंदर फंसे मजदूरों तक पहुंचाने की कोशिश वहां की जाएगी। उत्तराखंड के सीएम धामी ने शासकीय आवास पर अधिकारियों के साथ सिलक्यारा में टनल में फंसे श्रमिकों को सकुशल बाहर निकालने के लिए चलाए जा रहे बचाव कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन में आ रही बाधाओं से निपटने के लिए हर आवश्यक कदम उठाए जाने हेतु अधिकारियों को निर्देश भी दिया गया। सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। लगातार अपडेट ली जा रही है कि आखिर जो मजदूर फंसे हैं वो कब तक वो सकुशल बाहर निकल पाएंगे, क्योंकि अभी भी काम जारी है। कई जगहों पर बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। 40 मजदूर को फंसे 5 दिन से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी भी मजदूर वहां से निकल नहीं पाए, जो कि काफी परेशानी का विषय है। सीएम धामी के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की ये तस्वीरें हैं।
अनुज अवस्थी फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। अनुज, लगातार देखिए सीएम धामी पीएमओ से भी अपडेट ली जा रही है कि आखिर मजदूरों का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है कहां तक पहुंचा है। ताजा अपडेट क्या अनुज इसको लेकर? लगातार रेस्क्यू की अगर बात करें तो 40 मजदूर अभी तक बताए जा रहे थे, लेकिन जब एक खुलासा और हुआ है कि अब 41 मजदूर वहां पे फंसे हुए हैं। एक मजदूर की अभी जब ताजे आंकड़े आए हुए हैं तो करीब एक मजदूर और फंसा हुआ है, जिस तरीके से 41 मजदूर बताए जा रहे हैं। साथ ही साथ अगर बात करें तो प्रधानमंत्री कार्यालय से सचिव मंगेश घंटियाल समेत भास्कर खुलबे भी, जो उनके पूर्व सचिव रह चुके हैं, वो भी वहां पे पहुंचे हैं। और अब ये देखा जा रहा है कि अब किस प्रकार से जो टनल है उसके ऊपर से छेद करके ड्रिलिंग करके मजदूरों को निकाला जा सके। इसको लेकर के पीएमओ से लगा करके और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार ताबड़तोड़ बैठक कर रहे हैं। साथ ही साथ पीएमओ की अगर बात करें तो वहां से वरुण अधिकारी है जियोलॉजिस्ट, वो भी वहां पे पहुंचे हैं। कई इंजीनियर वहां पे पहुंचे हुए हैं और एक्सपर्ट की टीम भी वहां पे पहुंची है। बात करें पीएमओ के करीब 5 सदस्यीय अफसर पहुंचे हुए हैं वहां पे। और साथ ही साथ अब रेस्क्यू का वो निरीक्षण कर रहे हैं, क्योंकि अब रेस्क्यू आज 7वां दिन हो चुका है और अभी भी कोई मजबूत चीजें नहीं समझ में आ रही हैं कि किस प्रकार से उन 41 मजदूर जो फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जा सके। इसको लेकर के लगातार डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत रेलवे बोर्ड के भी अधिकारी वहां पे पहुंचे और लगातार अपडेट ले रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन कितना बढ़ा हुआ है और कितना आगे सफल हो रहा है। बात करें टनल को लेकर के तो अभी तक जो मलबा निकाला गया था, करीब 20 मीटर तक मलबा निकाला गया था, 20 से 22 मीटर का। उसके आगे कोई मशीन है या कोई बोल्डर है, क्योंकि जब मशीन ऑर्गर मशीन चलती है तो पूरी टनल में जो है कंपन होता है, जिसके कारण करीब 10 मीटर मलबा और गिर चुका है अंदर की तरफ। अब ये देखना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है, चाहे एसडीआरएफ की टीम हो, एनडीआरएफ की टीम हो, सेना के जवान हो, साथ ही साथ पीएमओ के जो अधिकारी हैं, वो अब ये देख रहे हैं कि टनल के ऊपर से हम एक छेद करके ड्रिलिंग मशीन से उससे मजदूरों को निकाला जा सके, लेकिन अभी तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। जी, लेकिन अनुज अगर बात करें तो कहां पर बाधाएं आ रही हैं अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन में? क्योंकि देखिए अमेरिका से मशीनें मंगाई गई, जर्मन मशीनें भी मंगाई गई थी, लेकिन अभी तक वो पूरा नहीं हो पाया काम। बिल्कुल, जिस तरीके से अमेरिका की मशीन मंगाई गई और यहाँ पे जब वो ड्रिल कर रहे थे तो कहीं ना कहीं बोल्डर फंसा वहां पे, जिसके कारण जो ड्रिल मशीन थी वो खराब हो गई। कल देर रात जो ड्रिल मशीन के जो पार्ट्स हैं वो इंदौर से मंगाए गए और मंगाने के बाद करीब रात में एयरलिफ्ट करके उनको सिलकारा भेजा गया। उसके बाद आज सुबह उसको इंस्टॉल किया गया और इंस्टॉलेशन करने में करीब 8 से 9 घंटे का समय लगता है इंस्टॉलेशन करने में। तो अभी तक वो मशीन इंस्टॉल नहीं हो पाई है। लगातार वहां के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो इंस्टॉल कर रहे हैं। इंस्टॉल करने के बाद अब ये सोचा जा रहा है कि हम या तो सीधे से ड्रिल करें, क्योंकि जहां पे मलबा फंसा हुआ है, या तो वहां पे कोई मशीन फंसी हुई दिखाई दे रही है या कोई बोल्डर वहां पे फंसा हुआ है। क्योंकि जब ड्रिल करते हैं तो पूरी की पूरी टनल में कंपन उत्पन्न हो रहा है और करीब मलबा, जितना मलबा निकाल रहे हैं उतना मलबा ऊपर से गिर रहा है। अब ये सोच का विषय है कि विशेषज्ञ जो ये चीज कह रहे हैं कि अब हम टनल के ऊपर से एक कोई अल्टरनेट ड्रिल करके मशीन से अल्टरनेट चीजें करके वहां से मजदूरों को निकाला जा सके, क्योंकि टनल जो जिस प्रकार से यू शेप में टनल बनी हुई है तो पीछे से कोई रास्ता दिखता नजर नहीं आ रहा है। पहाड़ जो है वो भुरभुरा दिख रहा है, तो अभी तक कोई नतीजे सामने नहीं आ पाए हैं। जी, चलिए, शुक्रिया अनुज पूरी जानकारी के लिए। वही शीतकालीन प्रवास पर उत्तराखंड के ज्योतिर्मठ ज्योतिषपीठ पहुंचे शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज के दर्शनों के लिए मठ में भक्तों का तांता लगा हुआ है। कपाट मंगलम के लिए बद्रीनाथ धाम रवाना होने से पूर्व शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि वो आदि गुरु शंकराचार्य महाराज जी की बनाई गई सनातनी वैदिक परंपराओं का ही जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करने में लगे हैं। पिछली बार जब पट खुला था लगभग 6 महीने पहले, तो 10-15 दिन के बाद ही ये बात आई थी कि जो सोना चढ़ाया गया है वो वहाँ है नहीं, वहाँ तो पीतल की और तांबे की प्लेटें दिखाई दे रही। बड़ा कोलाहल हुआ, आप लोगों ने भी इसमें समाचार
दोनों तरफ के छापे। लेकिन गजब की बात है कि 6 महीना निकल गया, केदारनाथ जी का पट खुला और खुल करके बंद हो गया, लेकिन अभी तक इस बात की स्पष्टता नहीं हो पाई कि ये मामला क्या था। क्या सचमुच सोना कह करके सोना नहीं लगाया गया था, या सोना लगाया गया था और बाद में गायब हो गया था। वहीं देहरादून में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से लगातार काम किया जा रहा है। सेवा योजन कार्यालय में रोजगार मेला का आयोजन किया गया। इस दौरान वहां मौजूद जिला सेवा योजन अधिकारी अजय सिंह ने बताया कि इस बार रोजगार मेले में 7 सेक्टर की 40 कंपनियां हिस्सा ले रही हैं, जिसमें 1371 पदों के लिए अभ्यर्थियों से संपर्क किया गया। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि जो भी अभ्यर्थी रोजगार मेले में भाग लेना चाहते हैं वो रोजगार प्रयास पोर्टल के माध्यम से अपना आवेदन कर सकते हैं। सरकार की एक योजना है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, उसके तहत हम लोगों को फंडिंग मिलती है। तो पंचायती राज विभाग ने 3 दिन का ये प्रशिक्षण शिविर हमारे जो एनजीओज और हमने संस्थाओं को इम्पैनल किया है पंचायती राज विभाग में, जो हमारे 70,000 जनप्रतिनिधि हैं उनको जाके ट्रेन करेंगे। तो सबसे पहले हम उनके मास्टर ट्रेनर बना रहे हैं। ये फील्ड में जाके उस जो भी इस विभाग की मैंडेट है, इस विभाग का विल है, वो ग्रास रूट जो डेमोक्रेसी जिसको पंचायत या ग्राम पंचायत कहते हैं, वहाँ तक ये पहुँचे। ये जो हमारा दृष्टि है वहाँ तक विभाग के तौर पे भले ही ना पहुँच पाए, तो क्योंकि इनके माध्यम से हम अपना दृष्टिकोण और अपना मैंडेट उस अंतिम स्तर पर खड़े हुए उस व्यक्ति के लिए ग्रास रूट डेमोक्रेसी के लिए जो प्लान किया गया उसकी। देखिए, बताना चाहूँगा कि हमारे निदेशक महोदय और जिलाधिकारी महोदय के दिशा निर्देशों के अनुपालन में 18 नवंबर 2023 को रीजनल एम्प्लॉयमेंट ऑफिस देहरादून में एक रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 7 सेक्टर्स की लगभग 40 कंपनियों का कंफर्मेशन हमारे पास प्राप्त हो चुका है और लगभग 1371 पदों के लिए जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए कॉल की गई है। उनके पद हमारे पास अवेलेबल हैं और मिनिमम जो सैलरी पैकेज है वो 8,000 से लेके 35,000 तक का सैलरी पैकेज पर मंथ कंपनी ऑफर कर रही है। अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग क्वालिफिकेशन है। हरिद्वार की मेयर अनीता शर्मा ने बीजेपी पर जगजीतपुर में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास के शिलापट पर अपना नाम न होने पर विरोध जताया। मेयर अनीता शर्मा ने इसे बीजेपी की साजिश बताया। 538.50 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस अस्पताल का शिलान्यास पीएम मोदी ने वर्चुअली रूप से किया था। कई बड़े दिग्गजों के नाम यहाँ के शिलापट पर लिखे गए, लेकिन मेयर अनीता शर्मा कांग्रेस से आती हैं। ऐसे में अपना नाम शिलापट पर न होने पर कांग्रेसियों के साथ मौके पर पहुंची और मेयर ने बीजेपी को महिला विरोधी बताते हुए जमकर नारेबाजी की। ये निगम की ज़मीन है। हमने इन्हें हॉस्पिटल के लिए, जब कोरोना काल चल रहा था उस समय डीएम साहब ने मुझे बुलाया, बल्कि मैं 2 बार गई उनके पास। उन्होंने कहा कि हमें 25 एकड़ ज़मीन चाहिए। मैंने कहा आप 75 लो, अनेक काम है, ये हॉस्पिटल देखो सभी के लिए काम आता है। तो हमने ये निगम से अपनी ज़मीन दी उस समय जिस समय कोरोना चल रहा था, और इन्होंने डीएम साहब ने कहा कि 1.5 महीने में ये बन जाएगा 500 बेड का, और आज 600 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है। यहाँ पे मेडिकल कॉलेज भी है बच्चों के लिए। तो मैं कहूँगी उसमें देखो इन्होंने पत्थर भी लगा दिया, बल्कि मैंने पूछा कि पत्थर पे नाम होना चाहिए, तो मैंने देखा तो वहाँ पे सब बीजेपी का नाम है, और मतलब जिन्होंने निगम से ज़मीन दी उनका नाम ही नहीं है। चलिए, वक्त है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत। बीजेपी के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने अब सहारनपुर लोकसभा सीट से पार्टी की टिकट की मांग की है। उन्होंने दावा किया कि वे सहारनपुर सीट पर तमाम बड़ी जातियों, गुज्जर, सैनी और मुस्लिमों का उन्हें सबसे ज्यादा समर्थन है, इसलिए उनकी जीत यहां से पक्की है। हमारी भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। उसमें हर एक कार्यकर्ता को अधिकार है अपने लिए टिकट मांगने का। मेरे द्वारा जो अभूतपूर्व विकास कार्य कराया गया, एक कीर्तिमान बनाया गया भारतवर्ष में, खाली उत्तराखंड में नहीं कहूँगा, विकास का, उसी को मैंने हाजिर नाजिर मान करके अपनी पार्टी से कहा है कि मैं सहारनपुर से चुनाव लड़ने का भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा का इच्छुक हूँ। और मेरा इतना है, मैं आपको बता दूँ कि मेरे सजातीय बंधु कहते हैं साहब बिरादरी से सबसे पहले चलता है। मैं बिरादरी से ऊपर होकर बात कर रहा हूँ, राष्ट्रीयता की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 1.5 लाख गुजर है, 1.5 लाख सैनी वोट सहारनपुर में है, मुस्लिम 6 लाख से ऊपर हैं, एससी लगभग 3.5 से 4 लाख हैं, और तमाम कौम मौजूद हैं। मैं एक बात बता दूं, मुझे कहते थे आप बीजेपी के हैं, मुस्लिम समाज आपके साथ नहीं आएगा।
आज मेरे साथ मेरे प्रोग्राम करने के लिए इतना मुसलमान युवा इच्छुक है, शायद। वहीं भारतीय किसान यूनियन रोड के युवा प्रदेश अध्यक्ष सचिन टोड़ा के नेतृत्व में दर्जन भर कार्यकर्ताओं ने लक्सर तहसील मुख्यालय पहुंचकर एसडीएम को सीएम के नाम 4 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। इस दौरान यूनियन के युवा प्रदेश अध्यक्ष सचिन टोड़ा ने कहा कि लक्सर शुगर मिल का पराई सत्र शुरू हो गया है। किसान लंबे समय से गन्ना मूल्य बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन शुगर मिल बिना गन्ना रेट तय किए किसानों से गन्ना ले रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि अगर सरकार जल्द ही गन्ने का रेट तय नहीं किया तो किसान एक बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा, जिसकी जिम्मेदारी पूरी शासन प्रशासन की होगी। देखिए 200 हेरिटेज पोल थे, ये लगाए जा रहे हैं, विभिन्न स्थानों पे लगाए जा रहे हैं। कोशिश ये करी जा रही है ऐसे प्रमुख स्थानों पे लगाए जाए जहाँ टूरिस्ट एरिया ज़्यादा आते हैं या पब्लिक का आवागमन ज़्यादा रहता है, या फिर तीसरा क्राइटेरिया हमने रखा है जहाँ ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग पोल्स नहीं है। तो रुड़की में हमने ऐसी एरियाज आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी थी जहाँ एग्जिस्टिंग पोल्स नहीं है, वहाँ हम लगाएंगे। देखिए प्रवेश द्वार अभी पहले तो हम नारसन बॉर्डर पर बना रहे हैं। मेन एम उसका ये है, जब हरिद्वार में हम एंटर करते हैं, आप हरिद्वार में ही नहीं एंटर कर रहे हो, आप उत्तराखंड में एंटर कर रहे हो। तो उत्तराखंड की जब एंटर करते हैं तो एक लोगों को एक फील आनी चाहिए, एक सेंस आना चाहिए कि वो देवभूमि में एंटर कर चुके हैं। प्रदर्शन यहां पर किया। किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार यहां पर आंदोलन कर रहे हैं। गन्ना मूल्य बढ़ाए जाने की मांग को लेकर ये विरोध हो रहा है और ऐसे में ये कहना किसानों का कि अगर आने वाले समय में प्रदर्शन हुआ तो इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। एसडीएम के माध्यम से सीएम को यहां पर किसानों ने ज्ञापन भी सौंपा है। वहीं मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण पर एक बार फिर अब एसडीएम मसूरिंदर कुमार के निर्देश के बाद प्राधिकरण ने कार्रवाई की है। कार्रवाई करते हुए मसूरी केम्प्टी रोड इंदिरा कॉलोनी पर अवैध रूप से निर्मित भवन को सील कर दिया। दूसरी ओर माल रोड पर एक्मंस होटल के एक बड़े भाग को भी सील कर दिया गया, जिससे मसूरी क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के सहायक अभियंता प्रमोद मेहरा ने बताया कि लगातार शिकायतों के बाद एसडीएम मसूरी नंदन कुमार के निर्देश के बाद मसूरी में अवैध रूप से निर्मित 2 भवनों को सील किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा अवैध निर्माण के खिलाफ समय समय पर सख्त कार्रवाई की जा रही है, जो की जा रही है। हरिद्वार में सड़कों और चौराहों के सौंदर्यीकरण और स्ट्रीट लाइट के लिए हरिद्वार रोड की विकास प्राधिकरण हेरिटेज पोल लगा रहा है। हरिद्वार रोड की शहरी क्षेत्र में 200 हेरिटेज पोल लगाए गए। इन हेरिटेज पोल की खास बनावट से चौराहों की सुंदरता भी बढ़ेगी। साथ ही रात के वक्त सड़कों पर उजाला भी बना रहेगा। इसके साथ ही प्राधिकरण जिले के बॉर्डर पर प्रवेश द्वार भी तैयार कर रहा है। इन प्रवेश द्वारों पर प्रदेश की धार्मिक और संस्कृत चिन्ह भी अंकित किए जाएंगे। थी और इस बैठक के अंदर हमने निर्णय लिया है कि आने वाले दिनों में जो ऑनलाइन व्यापार चल रहा है, इस पर एक बहुत बड़ा आंदोलन छिड़ा जाएगा। निश्चित रूप से आप देखेंगे कहीं ना कहीं जब से ये ऑनलाइन बाजार का सिस्टम चला है, ऑनलाइन खरीदारी का सिस्टम चला है, तो निश्चित रूप से सबसे ज़्यादा अगर मार पड़ रही है वो रेडी पटरी वाले को पड़ रही है। रेडी पटरी का जो हमारा स्ट्रीट वेंडर लघु व्यापारी है, वो निश्चित रूप से जो है बहुत। वहीं सिक्किम में आई आपदा के दौरान लापता हुआ मंगलौर के गदर जुड्डा निवासी सैनिक का शव 43 दिन बाद रेस्क्यू के दौरान मिला है। आज उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव लाया गया, जहां सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान क्षेत्रवासियों की भारी भीड़ वहां पर जमा रही। जानकारी के मुताबिक मंगलौर क्षेत्र के गदर जुड्डा के रहने वाले शहीद नायक प्रदीप कुमार जलपाईगुड़ी कोलकाता की यूनिट 16 में तैनात थे। सिक्किम में आई आपदा के दौरान वे अपनी यूनिट के साथ वहां बचाव कार्य में गए थे, लेकिन 4 अक्टूबर से सिक्किम आपदा में वो लापता हो गए थे।
कि अभी मिसिंग में है। मैं उस टाइम पे पटियाला में अपनी यूनिट में पोस्टिंग था, तो तभी मैं तुरंत उसी दिन 4 तारीख में उधर पहुंचा। पहुंचने के बाद उधर यूनिट में अटैच हुआ और ये खोजबीन की कार्रवाई शुरू हुई थी। ये परसों मिल गए थे। मैं जा रहा था अपना देखने के लिए, मैं ही जाता था डेड बॉडी, उस दिन से ही जा रहा था जिस दिन से मिलती थी। तो यूनिट के द्वारा भी बहुत। चलिए इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।